ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब हम इस लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ मैप दिखाई दे रहा है। ओके, देखो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेकंड में एक भारत का मैप ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ कि छत्तीसगढ़। अच्छा, बता सकते हो कि छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। छत्तीस ओके, मैं समझाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है, इंडिया का मैप। इंडिया में हमने जैसे लास्ट लेक्चर में जैसे मध्य प्रदेश खत्म किया, तो पहले छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? सेपरेटेड 1 नवंबर सन 2000 फ्रॉम मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 में अलग कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में समझते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम कैपिटल की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर। ओके, अब यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ चीजें पहले ध्यान में रखना। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेगा, ये कोरबा, ठीक है। कोरबा कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोरबा 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 कोरबा। तो ये है हमारा रायपुर। रायपुर से 1 2 ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा कोरबा कोरबा कोरबा। पहले डिस्ट्रिक्ट याद कर लो, फिर इसकी स्पेसिफिकेशंस को मैं बताऊंगा, ठीक है। रायपुर कोरबा, रायपुर कोरबा कोरबा। खाने वाला कोरबा नहीं है, कोरबा कोरबा, ठीक है। रायपुर कोरबा, रायपुर कोरबा। अब बस इसके बाद सीधा नीचे आ जाने का, एकदम नीचे ये दिखाई दे रहा है, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर। और ऊपर हमें दिखाई देगा ये कांकेर कांकेर। हमें नीचे से ये 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने। कौन कौन से? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ठीक है। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। फटाफट बोलो, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ठीक है। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ठीक है। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ठीक है। सुकमा से लगा हुआ ऊपर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बगल में जगदलपुर और जगदलपुर के लास्ट में एक छोड़ो कांकेर, ठीक है। जैसे हम यहाँ अगर बात करें, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर सुकमा, 2 नंबर दंतेवाड़ा, 3 नंबर जगदलपुर, ठीक है। फिर इसको छोड़ो ऊपर 4 नंबर कांकेर, ठीक है। कांकेर मैं नंबर ही डालूंगा और मुझे नाम बताना, ठीक है। ओके, 1 नंबर जगदलपुर, 2 नंबर दांतेवाड़ा, 3 नंबर कांकेर, 4 नंबर सुकमा, ठीक है। सुकमा। ये चारों के चारों जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नक्सलाइट बहुत प्रेवलेंट है, जंगलों से भरा हुआ है, पठारी एरिया है, ठीक है। ये सारा सारा कैसा है? पठारी एरिया है, प्लेटू, और यहाँ पर जंगल भरे हुए हैं और इन जंगलों में नक्सलाइट रहते हैं, यानी वहां के जो माओवादी हम कहते हैं ना कि नक्सल,
देखो नक्सल और टेररिस्ट इन दोनों में फर्क होता है। दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो होता है टेररिस्ट, ठीक है, और एक होता है नक्सलाइट, ठीक है। टेररिस्ट में क्या होता है कि किसी दूसरे देश का कोई आतंकवादी दूसरे देश पर जाकर के किसी को भी मार दे, चाहे वहां के गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो, आम पब्लिक हो, छोटा बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग, कोई भी हो, उसको मार दे, हम कहते हैं उसे टेररिस्ट है। लेकिन नक्सलाइट में अगर हम बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर देश के अंदर ही कुछ लोग विद्रोह कर देते हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनकी नाराजगी रहती है गवर्नमेंट को लेकर के, समझ में आ रहा है, तो वो टारगेटेड लोगों को मारते हैं, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों को मारने लगेंगे, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, वो नक्सली है, नक्सलाइट है। बस समझे? तो टेररिस्ट और नक्सलाइट में फर्क होता है। टेररिस्ट का अपना कोई भी नियम कानून नहीं होता, वो किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन नक्सलाइट का इन लोग का अपना एक नियम कानून होता है। ये लोग गवर्नमेंट की बातों को नहीं मानते हैं, इनका अपना संविधान होता है, अपने तरीके से सजा देते हैं, अपने तरीके से कानून चलाते हैं। बात समझ में आया? हाँ, अब देखना, ये जो पूरा का पूरा मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट बताए, कौन कौन से, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ये सारा का सारा एरिया किससे प्रभावित है, नक्सल प्रभावित है, नक्सलाइट प्रभावित है, ठीक है, नक्सलाइट प्रभावित है। अब यहाँ का इतना जो एरिया है ना, इसे कहा जाता है बस्तर, ठीक है, क्या कहा जाता है, बस्तर। और चूंकि ये प्लेटू है, पूरा का पूरा पठार है, पठार समझ में आता है क्या होता है, अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा हो, वो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो और ऊपर अगर पीक ना हो तो उसे हम कहते हैं प्लेटू, PLATEAU, प्लेटू। तो ठीक है, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, बस्तर का पठार। तो बस्तर के पठार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, मेन 4, कौन कौन से, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ठीक है, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ये चारों एरिया नक्सलाइट प्रभावित है, नक्सल से प्रभावित है। इतना समझ में आया? ओके, अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ना ये जो छत्तीसगढ़ का ये निचला पोर्शन है, मैंने जो अभी सुकमा वाला डिस्ट्रिक्ट बताया, बताता हूँ, ये ठीक है, ये अब ये एरिया में एक जो पठार है, इस एरिया का पठार, ऊपर तो हमने देखा कि वो बस्तर का पठार पूरा कहलाता है, लेकिन ये नीचे वाले एरिया का जो प्लेटू है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसे कहते हैं दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य प्लेटू, क्या कहते हैं, दंडकारण्य प्लेटू पठार, PLATEAU, प्लेटू। कहता है कि दंडकारण्य प्लेटू किस निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, उसमें ऑप्शन सी पर दिया रहता है महाराष्ट्र में दंडकारण्य का पठार नहीं आता है। किसमें आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, उड़ीसा में आता है और आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र में आता है? नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। अच्छा, आप समझते हैं यहाँ पर इतना नक्सलाइट एक्टिविटी क्यों है, ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। किसी भी जगह अगर नक्सली हैं तो उनके पीछे कोई न कोई वजह होगी, है ना, उनका कोई न कोई मांग होगा। तो यहाँ पर नक्सली के होने की सबसे बड़ी वजह है ये प्लेटू, ठीक है, ये प्लेटू। अब ये प्लेटू 1500 मीटर ऊंचाई पर है, किससे, सी से, समुद्र से 1500 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ भरा होगा तभी तो ऊंचा होगा, है ना। ये जैसे जमीन है, जमीन के अंदर अगर कुछ भर दो तो ऊंचा हो जाता है कि नहीं, ऊंचा हो जाएगा,
ऊंचा हो जाएगा। तो इस प्लेटू के अंदर कुछ ना कुछ तो भरा होगा। इसके अंदर तरह तरह के मिनरल्स, खनिज, जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया और कोल हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया मिनरल रिच है। इवन ऊपर वाला एरिया भी कोल से भरा हुआ है। और गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ के कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेती है और यहाँ के जो लोग हैं वहां उनको डिस्प्लेस कर देती है, अपने जगह से हटा देती है। उन्हें रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं देती है, उनके एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं करती है। ट्राइबल लोग हैं तो उनके जान माल की कोई वैल्यू नहीं करती है, जिसकी वजह से वहां के लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, हथियार उठाने लगे, ठीक है, हथियार उठाने लगे। और जंगली इलाका है, तो अब जंगली इलाका में जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश से उठा करके छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भेज दिया जाए तो क्या तुम्हें उस एरिया की जानकारी मिल पाएगी पूरी, कि यहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर घना जंगल है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर नाला है? मिल पाएगा? मैप के जरिए क्या हम एग्जैक्ट डेटा का पता लगा सकते हैं? नहीं। तो हमारे जो आर्मी पर्सनल होते हैं, अब हमको पता है कि अलग अलग राज्यों से आर्मी पर्सनल को उठा करके यहाँ पर भेज दिया जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो अब जो नक्सली है, एक तो उनके पास एजुकेशन की कमी, उन्हें ये बात बिल्कुल पता नहीं है कि भाई हमें अपनी मांगों को किस तरीके से रखना है। उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, ठीक है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर पॉलिटिसाइज किया जाता है। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी भूमिका रोल निभाती है यहाँ पर। सोचो, अगर ये लोग गरीब हैं, इनके पास ये हथियार कहाँ से आते हैं? AK-47, बम, बारूद कहाँ से आते हैं? कोई तो होगा जो इन्हें सप्लाई कर रहा होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हें सपोर्ट कर रही होगी, है कि नहीं? अगर पॉलिटिकल पार्टीज आ करके इनकी समस्याओं को सुनती, इनके बच्चों के लिए स्कूल, खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है, रहने की सुविधा, ये सारी की सारी चीज मुहैया करवाती, तो क्या इनको कुत्ता काटा है कि ये यहाँ पर हथियार उठा के चलेंगे? हर किसी को अपने जान की चिंता होती है। हा? और यहाँ पर मराता कौन है? जो हमारे आर्मी पर्सनल जाएंगे। अब इन लोग को लगेगा कि ये हमें मारने आए हैं और इनको लगेगा कि ये हमें मार रहे हैं। एक दूसरे में क्रॉस फायरिंग होगी, दुश्मनी बढ़ती जाएगी। अगर ये जो नक्सलाइट रहेंगे, आर्मी वाले को देखेंगे तो उनको मार देंगे, आर्मी नक्सलाइट को देखेंगे तो नक्सलाइट को मार देंगे। इस तरीके से ये खून खराबा चलते रहता है। और इसमें मजा उठाता कौन? पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन इसमें मजा उठाते हैं, पूरा का पूरा कोयला खोद लेंगे। इन्हें ये चीज समझाने की जरूरत है कि कोयला हमारे देश के लिए किस तरीके से जरूरी है। तुम किसी के प्लेस पर से कोई मूल्य जो कि कीमती चीज निकाल रहे हो, तो उसके बदले में उन्हें कुछ तो दो। उन्हें मेडिसिन, मेडिकल, स्कूल, कॉलेज कुछ तो बनाने की सुविधा दो, कुछ करवाओ तो सही। तुम साला घोटाला इतना करोगे कि उसमें से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी घोटाला करने से, और फिर कहोगे कि हमारे एरिया में नक्सल है। पता है, नक्सलिज्म हो गया या माओइज्म हो गया, इन सबको जिंदा रखना एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि यही लोग इलेक्शन के टाइम काम आते हैं। इन्हीं को मुद्दा बना करके लोग वोट लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर जान माल का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, चाहे IAS अधिकारी हो गया या कोई IPS अधिकारी हो गया, तो ये लोग वहां पर ढूंढ के मारते हैं बहुत, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बस्तर वाला इलाका किससे प्रभावित है? नक्सलाइट। और भारत में ऐसे जितने भी इलाके नक्सल से प्रभावित होते हैं, उन्हें हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर, ठीक है, रेड कॉरिडोर। और इस भारत में 14 ऐसे स्टेट हैं जो रेड कॉरिडोर के अंडर आते हैं। सोचो, 28 राज्य में से अगर 14 स्टेट रेड कॉरिडोर से प्रभावित हैं, मतलब हमारे देश की हालत क्या है? समझ में आ रहा है? तो ये सब एक बड़ा पॉलिटिक्स है, ठीक है। इसके पीछे जब तक कोई, कहते ना कि एक न्यूट्रल इंसान नहीं आएगा, लोगों के बारे में सोचने वाला नहीं होगा पॉलिटिक्स में, तब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी। और इन सबको खत्म करना है तो एक ही मात्र हथियार है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन को बढ़ावा दो, फ्लॉलेसली एजुकेशन, जो कि शिक्षा एकदम लोअर, मतलब कि उसका जो बोलते हैं ना कि पैसा एकदम कम करो, ठीक है। यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन हो रखा है, लाखों लोग 2-2 लाख 3-3 लाख फीस दे करके लोग पढ़ाई करते हैं,
ये लोग, तुमको लगता है कि ये लोग इतने पैसे देने लायक हैं, हाँ? कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि हम इन इलाकों में शांति लाने के लिए क्या कर सकते हैं। मिल करके बात करना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। ये चीज समझ में आ गया इतना? जो नक्सलाइड एरिया होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? रेड कॉरिडोर। ठीक है, रेड कॉरिडोर। दंडकारण्य प्लेटू किस राज्य में नहीं है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब ऐसा नहीं कि बोलो हाँ यूपी में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, हाँ उसमें भी नहीं है, लेकिन पास पास का ही राज्य पूछेगा ना जो आप लगे हुए हैं। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में दंडकारण्य प्लेटू नहीं जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम लोग ये चलते हैं ऊपर, समझते हैं। कैपिटल तो हम समझ चुके हैं, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है ये रायपुर। अब रायपुर के ऊपर मैंने दिखाया था, ये है कोरबा, दिखाई दे रहा है? कोरबा। ठीक है, जहां मैंने मार्किंग किया कोरबा। कोरबा स्टील प्लांट के लिए फेमस है। स्टील इंडस्ट्री, स्टील नहीं, सॉरी, कोरबा एल्युमिनियम। ठीक है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए फेमस है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है कोरबा। एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस क्या है? कोरबा। और ये जो रायपुर है, रायपुर में हमें एक जगह मिलेगा भिलाई। ठीक है, भिलाई। भिलाई में स्टील प्लांट है, स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, स्टील प्लांट या स्टील इंडस्ट्री। भिलाई किस लिए फेमस है? स्टील इंडस्ट्री के लिए। और कोरबा एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कितने डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित हैं? कौन कौन से? हाँ, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। जगदलपुर और कांकेर। कोरबा किस लिए फेमस है? एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए। और भिलाई, भिलाई किस लिए फेमस है? स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री के लिए। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? प्लेटू, बस्तर का प्लेटू, बस्तर प्लेटू। बस्तर प्लेटू का निचला सेक्शन क्या कहलाता है? दंडकारण्य प्लेटू। दंडकारण्य प्लेटू कितने राज्यों में है? तो 3, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतना समझ में आया? ओके। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा। कटोरा क्यों किसे कहते हैं पता है क्या? कटोरा किसे कहते हैं? बाउल। धान का कटोरा। ठीक है, कटोरा। धान मतलब होता है पैडी। ठीक है, और राइस नहीं, राइस। ठीक है, पैडी, पैडी। लेकिन कहेगा चावल का कटोरा किसे कहते हैं? बॉल ऑफ राइस। बॉल ऑफ राइस किसे कहेंगे? बॉल ऑफ राइस आंध्र प्रदेश को कहते हैं। आंध्र प्रदेश। बॉल ऑफ राइस आंध्र प्रदेश। अच्छा, कटोरा या बॉल का क्या मतलब होता है समझाता हूँ। बॉल ऐसा कोई भी प्लेस जहां पर कोई भी चीज बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाती हो, उसे हम कटोरा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कहेगा कि चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा क्यूबा, क्योंकि क्यूबा में जो है शुगर केन बहुत, मतलब जो गन्ना होता है बहुत आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। उसी तरीके से धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। लेकिन कहेगा राइस का कटोरा या चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा हम आंध्र प्रदेश को कहते हैं। बात समझ में? आंध्र प्रदेश। कटोरा किसे कहते हैं, इतना चीज क्लियर हुआ? जहां पर कोई भी चीज इजीली प्रोड्यूस हो जाता हो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो। बात समझ में? ओके, इतना चीज क्लियर है। भिलाई किस लिए फेमस है?
भिलाई स्टील इंडस्ट्री के लिए, और ये कोरबा एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए। रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं? नक्सलाइड जो एरिया है उसे हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश से लगा हुआ, कबीर धाम है। ठीक है, कबीर धाम एरिया, इस एरिया में एक टेम्पल है। ठीक है, मैं दिखाता हूं एक टेम्पल, ये, ठीक है, ये टेम्पल इस एरिया में बहुत फेमस है। कहा जाता है कि ये 11वीं सदी में बनाया गया ये टेम्पल। ठीक है, 11वीं सदी में बनाया गया ये टेम्पल, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। इस टेम्पल का नाम है ये भोरम देव टेम्पल, भोरम देव टेम्पल। ठीक है, भोरम देव टेम्पल कहेगा कि भोरम देव टेम्पल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भोरम देव टेम्पल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भोरम देव टेम्पल छत्तीसगढ़ में। इतना चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ फिजिकल चीजें। फिजिकल समझने के लिए इसमें छत्तीसगढ़ में ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की एक्चुअली एक लड़की है, वो बहुत फेमस है, उसे देसी रिहाना के नाम से जानते हैं। रिहाना यूएसए की कोई मॉडल है ना? सिंगर है या मॉडल है, हाँ जो भी है, सिंगर है। तो उसी की तरह दिखने वाली है, उसे छत्तीसगढ़ की वो लेडी है, उसे कहते हैं देसी रिहाना। मैं इंडियन रिहाना, मैं दिखाता हूँ, इंडियाज रिहाना। वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, ट्राइबल गर्ल है वो कोई। ठीक है, ये दिखाई दे रही है रीनी कुंजूर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती है लड़की। कहते हैं ना इंडियन रिहाना, रीनी कुंजूर। ठीक है, तो ये इसकी भी सक्सेस स्टोरी अगर हम देखेंगे तो काफी मोटिवेशनल है कि एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते हुए किस तरीके से इसने अपना पूरा का पूरा सक्सेस पाया। तो ये कभी मौका मिले तो उसके बारे में यूट्यूब पर है, देख सकते हैं। देखा है? तो मैं पढ़ रहा था तभी इसके बारे में पता चला मुझे। तो इंडियाज रिहाना। खैर, कम टू द टॉपिक। यहाँ ओके, मॉडल है, मॉडल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके फिजिकल फीचर की, तो हमको पता है पूरा का पूरा एरिया प्लेटू से भरा हुआ है। नीचे का एरिया क्या कहलाता है? बस्तर का प्लेटू वाला निचला एरिया क्या कहलाता है? दंडकारण्य का प्लेटू। यहाँ पर कुछ नदियां आती हैं, जैसे अगर हम बात करें, ऊपर से आती है हसदेव रिवर, और ये हसदेव रिवर महानदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक नदी याद रखना छत्तीसगढ़ में, कौन सी रिवर? हसदेव। ठीक है, हसदेव रिवर किसमें जाकर के मिल जाती है? तो महानदी में। ठीक है, महानदी में यहां से निकलती है एक नदी जिसे हम कहते हैं इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती, और ये उड़ीसा में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ में ये 3 नदी याद रखना। एक तो हसदेव जो महानदी में जाके मिल जाती है, और महानदी का ओरिजिन डिस्प्यूटेड है। कभी हमने जैसे मध्य प्रदेश में पढ़ा था कि महानदी जो है अपने ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन जो रियल फैक्ट है अगर हम उसको गूगल पे देखें तो महानदी छत्तीसगढ़ के इस बीच वाले इलाके से निकलती है और वो उड़ीसा में चली जाती है, जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हसदेव रिवर है, महानदी में आके मिलती है, और छत्तीसगढ़ के निचले वाले सेक्शन से निकलती है कौन सी? इंद्रावती रिवर। तो उसके फिजिकल में इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बात समझ में आई? ओके, छत्तीसगढ़ क्लियर हो गया। ओके, छत्तीसगढ़ में 3 नदियां कौन कौन सी? ऊपर से हसदेव, महानदी, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती।
इंद्रावती। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा तो उसमें सारा का सारा डिटेल रहेगा। ठीक है, हंसते यहाँ पर याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना याद हो जाए, दिमाग में जितना डाउनलोड हो जाए उतना बेहतर है, बाकी घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आगे चले। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं छत्तीसगढ़ के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा कहेगा कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो सबसे पहले उड़ीसा का नाम हुआ करता था कलिंग। ठीक है, उड़ीसा को कलिंग, फिर उसका नाम पड़ा उत्कल, फिर पड़ा जो कि कटक, फिर ओडिशा, फिर उड़ीसा। ठीक है, क्या कहते थे इसको? कलिंग। कलिंग के बाद इसका नाम पड़ा उत्कल। उत्कल, उत्कल के बाद फिर इसका नाम पड़ा कटक। कटक, अटक से कटक तक याद है? कौन गया था अटक से कटक तक? अशोक नहीं रे, मराठा गए थे। हाँ, अटक से कटक तक मतलब पूरा एरिया हुआ करता था अफगानिस्तान। लेकिन मैंने पूछा अटक से कटक तक वॉर करने कौन गया था? किसका एम था कि हम लोग अटक से कटक तक जाके मारेंगे सबको? हाँ, अशोक का तो एरिया था ये पूरा अफगानिस्तान, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ही आ गया था। और फिर कलिंग पर अटैक किया था अशोक ने ही। तो कलिंग को अशोक के टाइम पीरियड में ही उसमें मगध में मिलाया गया था। तो पूरा कलिंग और उसके बाद वहाँ अफगानिस्तान तो मगध में था ही। लेकिन कहेगा कि यहाँ कटक से लेकर के अफगानिस्तान के अटक तक किसने आक्रमण किया था? तो मराठाओं ने आक्रमण किया था। और वही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई जो वो अटक में चले गए। अटक से वहां से कौन आया था याद है? अहमद शाह अब्दाली, थर्ड वॉर। ठीक है, उड़ीसा। तो ये इसका नाम, पुराना नाम अगर हम बात करें तो कलिंग, उत्कल, कटक, ओडिशा और उड़ीसा। सबसे अगर हम बात करें सबसे अधिक कच्ची सड़कें तो उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। सबसे अधिक नेचुरल क्लाइमेटी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे अधिक सेरोगेट मदर उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। सेरोगेट मदर का मतलब पता है? वो महिलाएं जो किसी दूसरे का बच्चा अपने कोख में पालती हैं, उन्हें हम सेरोगेट कहते हैं, है ना? हाँ, तो सेरोगेसी सबसे अधिक हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और सेरोगेसी करने का सबसे मेन जो रीजन होती गरीबी। तो गरीबी भी हमें उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक उड़ीसा का ओवरव्यू मिला। उड़ीसा की कैपिटल, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, यह है भुवनेश्वर, है ना? भुवनेश्वर। कहेगा कि फेमस शहर कौन सा है? तो कटक ज्यादा फेमस है, खैर बाकी भुवनेश्वर तो है ही। ठीक है, अब हम चलते हैं, समझते हैं किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में। तो ये मैप दिखाई दे रहा है बिना जूम किए। ठीक है, अब पहले हम इनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में समझ लेते हैं और फिर इसकी स्पेसिफिकेशन समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ यहाँ जहां जहां मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये है कोरापुट। नीचे से आ जाओ, नीचे से स्टार्ट करेंगे। कोरापुट, 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 कोरापुट के ऊपर हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कालाहांडी, कालाहांडी, कालाहांडी। ठीक है, कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी। कालाहांडी से ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये संबलपुर, 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 संबलपुर। ठीक है, हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के संबलपुर, 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 संबलपुर। समझ में आया? कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर। ठीक है, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर। ठीक है, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर। ठीक है, संबलपुर। इतना क्लियर है?
ओके ओके। अब इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा मयूरभंज, सॉरी मयूरभंज से पहले आ जाओ यहाँ राउरकिला, राउरकिला, राउरकिला दिखाई दे रहा है, राउरकिला, ठीक है, राउरकिला। तो संबलपुर के ऊपर राउरकिला, 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 ठीक है। फिर से वापस कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर, राउरकिला, ठीक है, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर, राउरकिला, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर, राउरकिला, राउरकिला। राउरकिला से आगे देखेंगे तो हमें दिखाई देगा मयूरभंज, 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 क्या दिखाई देगा, है ना, मयूरभंज, 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 समझ में आया, मयूरभंज। अब मयूरभंज से नीचे आएंगे तो हमें भद्रक दिखाई देगा, भद्रक डिस्ट्रिक्ट, भद्रक, 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 भद्रक। अब भद्रक डिस्ट्रिक्ट के सामने अगर हम देखें तो हमें कुछ छोटे छोटे आइलैंड टाइप दिखाई देगा, ठीक है, छोटू छोटू सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं मैप में दिखा दूंगा, रियल वाले मैप में। तो ना इसी भद्रक के सामने एक आइलैंड यहाँ हमें बीच में सामने देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं व्हीलर आइलैंड। पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड, अभी इस आइलैंड का नाम पड़ गया है अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड। तो भद्रक दिखाई दिया, भद्रक, ठीक है, भद्रक, भद्रक। पहले देख लो, सब स्पेसिफिकेशन सब बताऊंगा मैं। भद्रक, भद्रक के बाद जैसे नीचे आते हैं तो हमको मिलेगा ये केंद्रपारा, 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 ठीक है, केंद्रपारा, 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 ठीक है, केंद्रपारा, केंद्रपारा। इतना क्लियर है, ओके, केंद्रपारा, केंद्रपारा, ठीक है, केंद्रपारा, ओके, बहुत बढ़िया, केंद्रपारा। केंद्रपारा के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ आगे दिखाई देगा कटक, 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 ठीक है, कटक, 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 कटक के बाद नीचे ये भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, कटक, भुवनेश्वर, 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 ठीक है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के नीचे देखेंगे तो हमें दिखाई देगा पुरी, 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 समझ में आया क्या? भुवनेश्वर के हमें नीचे क्या दिखाई देगा? पुरी, पुरी। इतना समझ में आया? ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना। अब इसके बारे में हम लोग एक एक स्पेसिफिकेशन समझते हैं पहले, ठीक है। देखो, पहले अगर हम बात करें कोरापुट की, तो कोरापुट जैसे झारखंड का कोरबा किस लिए फेमस था? नहीं, झारखंड का वो तो रेणुकूट है, एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए जो है ये कोरापुट फेमस है, और कोरबा भी। झारखंड का कोरबा एल्युमिनियम के लिए, वैसे ही उड़ीसा का कोरापुट एल्युमिनियम इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कोरबा एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कोरबा एल्युमिनियम इंडस्ट्री। उसके बाद जो ऊपर है कालाहांडी, कालाहांडी पूरे उड़ीसा में सबसे सूखा प्रदेश है, यहाँ पर बारिश होती ही नहीं, ठीक है, सबसे सूखा एरिया कालाहांडी, 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 समझ में आया? कालाहांडी, ठीक है। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के ऊपर जाएंगे तो संभलपुर, संभलपुर में ये बड़ा सा पानी का रिजर्वायर दिखाई दे रहा है। ये रिजर्वायर किसकी वजह से बना है? तो यहाँ पर महानदी पर बना है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, भारत का सबसे लंबा 4.5 किलोमीटर डैम हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ है? संबलपुर। किस नदी पर? महानदी में, महानदी पर, महानदी पर, महानदी पर। बात समझ में आई? महानदी पर, महानदी पर, महानदी पर। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हमें दिखाई देगा राउरकिला। राउरकिला किस लिए फेमस है? तो राउरकिला स्टील उद्योग के लिए फेमस है, स्टील प्लांट यहाँ पर है, स्टील प्लांट राउरकिला, स्टील प्लांट राउरकिला। कहेगा किस नदी के किनारे? तो ब्रह्मणी नदी के किनारे। मैंने हर बार बताया कि जहां कभी भी स्टील प्लांट लगा रहेगा उसके किनारे कोई ना कोई रिवर रहेगा ही,
ठीक है, क्योंकि स्टील और आयरन में हमें पानी की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। ठीक है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो राउरकेला किस लिए फेमस है? स्टील प्लांट। स्टील प्लांट, ठीक है, नहीं बोलने का ऐसा, स्टील प्लांट। राउरकेला किस लिए फेमस है? स्टील प्लांट। कालाहांडी सबसे सूखाग्रस्त एरिया, ड्राई एरिया, ड्राई एरिया। कोरापुट एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए। हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम, 4.5 किलोमीटर। किस नदी पर? महानदी। ठीक है, महानदी, महानदी। राउरकेला, राउरकेला किस लिए फेमस है? स्टील, स्टील। किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। स्टील है तो किसी न किसी नदी के किनारे रहेगा ना। हाँ, तो किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर। राउरकेला किस लिए फेमस है? स्टील के लिए। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? किस स्टेट में है? हीराकुंड झारखंड में है। हम झारखंड पढ़ रहे हैं। दिमाग सही है ना एक जगह। उड़ीसा, ठीक है, ओके। कालाहांडी किस लिए फेमस है? ड्राई एरिया है। कोरापुट एल्युमिनियम के लिए, ठीक है, कोरापुट एल्युमिनियम के लिए। अब जैसे ही आते हैं हम लोग देखते हैं मयूरभंज। मयूरभंज का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बरीपाड़ा। बरीपाड़ा याद नहीं रखने का। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। अच्छा, ये जो सिमलीपाल नेशनल पार्क झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला ये जो एरिया है ना, यहाँ पर एक जो कि चटनी बहुत फेमस है यहाँ की। कौन सी चटनी? तो लाल चींटियों की चटनी, लाल चींटी जिसे कहते हैं रेड वीवर आंट, रेड वीवर आंट। इसकी चटनी बहुत फेमस है। और उड़ीसा के सिमलीपाल के जंगलों में साल ट्री पर ये जो चींटियां हैं वो पूरे साल भर पाई जाती हैं। और यहाँ के लोग लाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं। और उस चटनी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसे इसी साल जीआई टैग मिला है। बात समझ में आई? तो रेड वीवर आंट चटनी, रेड वीवर आंट चटनी को जीआई टैग मिला। ये किस स्टेट में फेमस है? रेड वीवर आंट चटनी, ठीक है, चटनी। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। रेड वीवर आंट चींटियों की चटनी है, ठीक है, चींटियों की चटनी, चींटियों की चटनी, ठीक है, चींटियों की चटनी। ना समझ में आया? अच्छा, हीराकुंड डैम किस स्टेट में है? उड़ीसा में। कितना किलोमीटर? 4.5 किलोमीटर। किस नदी पर? महानदी पर, ठीक है, महानदी पर। समझ में आया? अच्छा, राउरकेला, राउरकेला किस लिए फेमस है? स्टील। किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी। सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क बाघों के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसके लिए टाइगर्स, टाइगर्स, टाइगर्स के लिए, टाइगर्स के लिए, टाइगर्स के लिए। सिमलीपाल नेशनल पार्क किस लिए है? टाइगर्स के लिए, ठीक है, टाइगर्स के लिए। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अब सीधा आ जाते हैं तो हमें ये दिखाई देगा कौन सा? जो भद्रक, भद्रक, भद्रक के ठीक सामने अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक आइलैंड दिखाई देगा जिसका नाम है
पुराना नाम व्हीलर आइलैंड था, लेकिन अब इसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पड़ गया है। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां पर उनकी मूर्ति बढ़िया लगाई गई है। ये आइलैंड पर क्या होता है पता है? यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग होती है। ठीक है, जब भी कोई पहला मिसाइल बनता है तो उसे इसी द्वीप पर, इसी आइलैंड पर क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब मिसाइल अभी बनी है तो किसी को पता नहीं रहता कि ये मिसाइल काम करेगी नहीं करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। पता चला इसको मार रहे हैं इस डायरेक्शन में, घूम के आगे इस डायरेक्शन में, तो समुंदर किनारा है, कहीं भी जाए तो समुंदर में ही गिरेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर देश के अंदर इंटरनल पार्ट में कहीं टेस्ट करते तो खतरा बढ़ता कि नहीं बढ़ता? इसलिए सबसे पहली बार जब मिसाइल की टेस्टिंग होती है, साइंटिस्ट सबसे पहली बार मिसाइल टेस्टिंग कहाँ करते हैं? पूरे वर्ल्ड में बोल रहे, इंडिया में अरे भारत के लोग भारत में कहाँ करते हैं? व्हीलर आइलैंड पर। इसरो में बनता है चीजें, ठीक है, इसरो में टेस्टिंग नहीं होती। जो चीज बन करके डीआरडीओ इसरो में कुछ चीज अगर बन जा रही है तो उसकी टेस्टिंग, अगर मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग कहाँ होती है? इस व्हीलर आइलैंड पर। ठीक है, ये व्हीलर आइलैंड पर टेस्टिंग होती है। एक बार जब टेस्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, इस मिसाइल का स्पीड कितनी है, डायरेक्शन कहाँ तक है, कितना दूर तक मारेगा, फिर इसी से सटा हुआ अब यहाँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक है चांदीपुर। चांदीपुर, ठीक है, क्या है? चांदीपुर। चांदीपुर में दोबारा उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, दोबारा टेस्टिंग होती है मिसाइलों की टेस्टिंग, और कहाँ होती है? फिर चांदीपुर में। चांदीपुर में। व्हीलर का नया नाम क्या है? व्हीलर आइलैंड का एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। चांदीपुर में फिर से टेस्टिंग होती है, और चांदीपुर में टेस्टिंग होने के बाद फिर जो हमारे साइंटिस्ट रहते हैं वो हमारे आर्मी को बुलाते हैं, कहते हैं लीजिए ये हमने आपके लिए मिसाइल बनाया है, और फिर हमारी आर्मी ले जाकर इसको टेस्ट करती है। कहां पर? पोखरण में। समझ में आई? पोखरण में क्यों टेस्ट करते हैं? पाकिस्तान को पता चले तुम्हारा बाप है हम, आ गया है एक मिसाइल। ठीक है, हाँ। तो पहली बार जब कोई मिसाइल बन जाता है तो उसकी टेस्टिंग कहाँ होती है? व्हीलर आइलैंड पर। क्या कर रही है तू? व्हीलर आइलैंड के बाद दोबारा चांदीपुर में, उसके बाद आर्मी के पास जाता है, फिर वो आर्मी अपनी पोखरण में जो भी टेस्टिंग करना रहता है करती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तू सोचना कि पहली बार व्हीलर व्हीलर क्यों करते? क्योंकि ये समुंदर में है, पता नहीं मिसाइल काम करेगा नहीं करेगा, किधर भागेगा किधर नहीं भागेगा, इसके लिए कहीं भी गिरेगा तो जो है हमें खतरे की कोई बात नहीं होगी, लेकिन देश के अंदर करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए पहली बार व्हीलर आइलैंड पे, उसके बाद फिर चांदीपुर में, फिर जाकर के वहां पोखरण में। समझ में आ गया इतना? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें नीचे यहाँ दिखाई देगा ये केंद्र पारा। केंद्र पारा में यहाँ हमें दो चीज दिखाई देगी। भीतर कनिका, जहां मैंने पॉइंट आउट किया है वहां हमें क्या क्या दिखाई देगा? भीतर कनिका और गहीर माथा। भीतर कनिका और गहीर माथा, भीतर कनिका नेशनल पार्क और गहीर माथा बीच। ठीक है, गहीर माथा बीच। भीतर कनिका और गहीर माथा किस लिए फेमस है? तो घड़ियाल और ओली ऑयल टर्टल्स के लिए। ठीक है, ये मैंने सुना घड़ियालों से तेरी खूब दोस्ती जमती है। सारे दोस्त घड़ियाल हैं। घड़ियाल घड़ियाल है ना। भीतर कनिका और गहीर माथा, भीतर कनिका गहीर माथा किस लिए फेमस है? तो वहां पर घड़ियाल पाए जाते हैं, और जो भीतर ये गहीर माथा बीच है वहां पर ओली ऑयल टर्टल्स
को प्रिजर्व किया, मतलब कि जितने भी प्रशांत महासागर से जो कछुए होते हैं ना, वो तैर तैर के इस भितरकनिका पर आते हैं और वहां पर अपने अंडे दे करके चले जाते हैं। तो वहां जो बीचेस है ना, बीचेस पर हमें लाखों की संख्या में क्या दिखाई देते हैं, ऑली ऑयल टर्टल्स। ठीक है, तो भितरकनिका घड़ियालों के लिए, गहीर माथा ऑली ऑयल टर्टल्स के लिए। ठीक है, तो भितरकनिका और गहीर माथा कहाँ है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। इतना समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कटक। कटक, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, कटक। कटक में नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कटक में क्या है, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर। देख, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, NRRS। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यस, मनीला में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, फिलीपीन की कैपिटल मनीला में। ठीक है, मनीला में, लेकिन नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कटक में। नेशनल राइस रिसर्च सेंटर कटक में, कटक में। समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। कटक के बाद आगे देखते हैं तो हमको देखने को मिलेगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा में एक लिंगराज टेम्पल बहुत फेमस है। उड़ीसा का लिंगराज टेम्पल। ठीक है, कौन सा टेम्पल? लिंगराज टेम्पल। कहेगा कि लिंगराज टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल। भुवनेश्वर में कौन सा टेम्पल है? लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल। समझ में आया? बहुत बढ़िया, लिंगराज टेम्पल समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे देगा? जैसे भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर के बाद सीधा नीचे आ जाएंगे तो हमें दिखाई देगा पुरी। ठीक है, पुरी। तो पुरी में हमें दो चीजें देखने को मिलेगी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल, दोनों कहाँ है? पुरी में ही। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये क्या है? जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ कहा जाता है कि जगन्नाथ टेम्पल की अपनी बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये है हमारा रथ मंदिर। ठीक है, रथ मंदिर। इसे रथ मंदिर क्यों कहते हैं, कोणार्केश्वर मंदिर को? क्योंकि अगर इसको हम देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये रथ के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसके टायर्स लगे हुए हैं। ठीक है, रथ का जो चैरियोट होता है ना, व्हील, उसकी तरह, और लगता है कि ये पूरा का पूरा रथ पर खड़ा है, इसलिए इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। लेकिन क्या है ये? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा। कहेगा कि ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और जगन्नाथ टेम्पल की तो अपनी खासियत है। कहा जाता है कि जगन्नाथ टेम्पल का जितना बड़ा परिसर है, जितना बड़ा एरिया है, उसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ती हैं और कोई भी एयरप्लेन्स नहीं उड़ते हैं। ठीक है, इस जगन्नाथ टेम्पल
के बारे में कहा जाता है कि इसका जो एंट्री पॉइंट है, जैसे कि मान लो ये टेम्पल है, इस टेम्पल में अंदर एक कदम रखते ही तुम्हें बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है तो समुद्र की आवाज सुनाई देती रहती है। जैसे बाहर खड़े रहोगे समुद्र की आवाज सुनाई देगी, अंदर घुस जाओगे समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसके अंदर जो लॉर्ड जगन्नाथ है, मतलब वो विष्णु के अवतार है। कहा जाता है कि विष्णु हर रोज यहाँ पर क्या आते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। इसके लिए जो खाना बनता है इस मंदिर के किचन में, वो खाना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है और ना ही वो खाना बचता है। ठीक है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होता, आराम से लोग दर्शन खाते हैं, प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं। बात समझ में आई? यहाँ का ये जो झंडा है, ये झंडा हवा की उल्टी दिशा में क्या कहता है, फ्लो करता है। ठीक है, अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो झंडा इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये जो बड़ी मंदिर की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं बनती है। समझना? तो एक एक से एक यहाँ चमत्कार देखने को मिलता है। ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? पुरी में। समझ में आया ये? बहुत बढ़िया, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा इस उड़ीसा के कुछ फिजिकल चीजों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सारा का सारा पॉलिटिकल चीज। अगर हम उड़ीसा के फिजिकल चीजों की बात करें तो उड़ीसा में हमें चिलिका लेक देखने को मिलेगा। चिलिका लेक, पुरी के ही पास हमें कौन सा लेक देखने को मिलेगा? चिलिका लेक। जो भी कोई लेक समुद्र के किनारे होता है उसे हम लगून कहते हैं। लगून। तो चिलिका लेक किस टाइप का लेक है? एक लगून लेक है। लगून, समझ में आया? समुद्र के किनारे बने किसी भी लेक को लगून कहते हैं। लगून। ठीक है, हाँ, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था तो मैंने कैसे ये बनते हैं उसके बारे में भी बताया है, बट यहाँ वो टॉपिक नहीं है, तो मैं यहाँ पर जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि समुद्र के किनारे कोई भी लेक होता है तो उसे हम लगून कहते हैं। कैन यू टेल मी कि ये जो पानी होगा वो खारा होगा या फ्रेश होगा? ये पानी खारा होगा, क्योंकि समुद्र का ही पानी आकर के इसमें अटक जाता है और बीच में इधर ये सारे के सारे सिल्ट जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये लेक बन जाता है। ठीक है, लेक बन जाता है। तो चिलिका लेक लगून लेक है। चिलिका लेक कहाँ पाया जाता है? तो ये है उड़ीसा में, पुरी के आगे, पुरी के पास। ठीक है, चिलिका लेक। उसके बाद यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में याद रखना है, जैसे एकदम इससे टच करते हुए यहाँ से जाती है सुबनश्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आती है बैतरणी, और बैतरणी आकर के ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। तो दो नदी कौन कौन सी? एक तो बैतरणी और दूसरी ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी। और हीराकुंड से निकलती है यहाँ पर महानदी। हालांकि महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ वाले एरिया से होती है, बीच से, और वहां से आते हुए यहाँ से ये आती है, एंट्री मारती है संबलपुर। संबलपुर में एक रिजर्वायर किसके वजह से बना? हीराकुंड डैम की वजह से। और वहां से पानी छोड़ा जाता है यहाँ बे ऑफ बंगाल में, चली जाती है कौन? महानदी। महानदी। और इसी छत्तीसगढ़ से आती है इंद्रावती रिवर, और ये जाकर के यहीं पर पूरा डिस्पर्स हो जाती है उड़ीसा में। ठीक है, तो इंद्रावती। तो यहाँ पर तीन नदियां कौन कौन सी? एक तो बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। तो बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, इंद्रावती। बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और इंद्रावती। और लेक कौन सा? चिलिका लेक। चिलिका लेक। चिलिका लेक। हमने कौन कौन से नेशनल पार्क देखे? तो यहाँ पर हमने देखा सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क। उसके बाद भितरकनिका नेशनल पार्क। गहीर माथा बीच है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये सारी की सारी चीजें क्लियर है, इसमें कहीं कुछ दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे मैंने ये पढ़ा, कौन सा? पूरा का पूरा ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी एक नेशनल पार्क है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में कौन सा है? संजय गांधी
नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, समझा है। तो छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क याद रखना संजय गांधी नेशनल पार्क, और उड़ीसा में नेशनल पार्क याद रखना सिमलीपाल है, सिमलीपाल है। इतना क्लियर है सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये कंप्लीट होता है। इसका हमने फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों चीजें कवर कर ली। आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक।